फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे बिहार से किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न है हमारा, मध्यकाल का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है? मध्यकाल का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यवर्धन, दूसरा है तेजवर्धन, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है कर्मवर्धन। तो किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है मध्यकाल का प्रारंभ? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद माना जाता है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है 641 ईस्वी, दूसरा है 643 ईस्वी, और तीसरा है 645 ईस्वी, और चौथा है 647 ईस्वी। तो कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? तो 647 ईस्वी से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 8वीं से 12वीं सदी को कौन सा काल माना जाता है? 8वीं से 12वीं शताब्दी को या सदी को कौन सा काल माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मध्यकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और चौथा है मध्यकाल। तो कौन सा काल माना जाता है? तो 8वीं से 12वीं सदी को पूर्व मध्यकाल माना जाता है। यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मध्यकाल का काल कब से कब तक माना जाता है? मध्यकाल का काल कब से कब तक माना जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का 8वीं से 12वीं शताब्दी, और दूसरा ऑप्शन है 9वीं से 12वीं शताब्दी, और तीसरा ऑप्शन है 10वीं से 12वीं शताब्दी, और चौथा 11वीं से 13वीं शताब्दी। तो मध्यकाल का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का कर्नाट, और तीसरा है सेन, और चौथा है ए बी और सी तीनों। तो पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया? तो किसने किया था? तो पाल, कर्नाट और सेन, ये तीनों ने शासन किया था। यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है देवपाल, चौथा है रामपाल। तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गोपाल का शासनकाल कब से कब तक था? गोपाल का शासनकाल कब से कब तक था? तो पहला ऑप्शन है 750 से 770 ईस्वी, और दूसरा ऑप्शन है 760 से लेकर 770 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है 755 से 770 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है आपका 760 से 775 ईस्वी। तो गोपाल का शासनकाल कब से कब तक था? तो 750 से 770 ईस्वी तक इसका शासनकाल था गोपाल का। यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस इतिहासकार के अनुसार गोपाल पुंड्रवर्धन के क्षत्रिय कुल का था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तारानाथ, दूसरा है लामानाथ, तीसरा अशोकसेन, चौथा है नागार्जुन। तो यहाँ पे आपका होगा तारानाथ। तारानाथ के अनुसार गोपाल पुंड्रवर्धन के क्षत्रिय कुल का था। यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
तारानाथ किस देश का इतिहासकार था? तारानाथ जो था वो किस देश का इतिहासकार था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है मंगोलिया, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है तिब्बत। तो तारानाथ जो था वो तिब्बत का इतिहासकार था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम पुंडुवर्धन था? निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम पुंडुवर्धन था? तो पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम पुंडुवर्धन था? तो बंगाल का, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गोपाल के बाद कौन शासक बना? गोपाल के बाद कौन शासक बना? तो पहला ऑप्शन है आपका देवपाल, दूसरा है मिहिरपाल, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है अनंतपाल। तो गोपाल के बाद कौन शासक बना था? तो धर्मपाल बना था। कौन? धर्मपाल, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक था? धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक था? तो पहला ऑप्शन है 775 से 795 ईस्वी तक, और दूसरा ऑप्शन है 793 से 797 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन है 770 से 810 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है 770 से 800 ईस्वी तक। तो धर्मपाल का शासन कब से कब तक था? तो 770 से 810 ईस्वी तक इसका शासनकाल था धर्मपाल का, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? निम्न में से किस पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है अनंतपाल। तो कौन किया था? निम्न में से किस पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? तो धर्मपाल ने, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, धर्मपाल ने किसे कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिहिर सेन, और दूसरा ऑप्शन है मिहिर कुल को, तीसरा ऑप्शन है चक्रायुध को, और चौथा है नागसेन को। तो धर्मपाल ने किसे कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया था, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? तो पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा है धर्मपाल, तीसरा है अनंतपाल, चौथा है देवपाल। तो किसने ये उपाधि धारण की थी? तो धर्मपाल ने, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदय सुंदरी के रचनाकार कौन है? उदय सुंदरी के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा है सोड्डल, तीसरा है ब्रह्मदत्त, चौथा है नागसिद्ध। तो उदय सुंदरी के रचनाकार कौन है? तो उदय सुंदरी के रचनाकार जो है वो सोड्डल है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोडल ने किस पाल शासक को अपनी रचना में उत्तर स्वामी कहा था? सोडल ने किस पाल शासक को अपनी रचना में उत्तर स्वामी कहा था? तो पहला ऑप्शन है धर्मपाल को, दूसरा है देवपाल को, तीसरा है अनंतपाल को, चौथा है गोपाल को। तो किसे कहा था सोडल ने अपनी रचना में उत्तर स्वामी? किस शासक को कहा था? किस पाल शासक को कहा था? धर्मपाल को कहा था। किसे कहा था? धर्मपाल को, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन एक प्रतिहार शासक था? निम्न में से कौन एक प्रतिहार शासक था?
तो पहला ऑप्शन है खेमराज, दूसरा है धर्मराज, तीसरा है वत्सराज, चौथा है हर्षराज। तो कौन था निम्न में से एक प्रतिहार शासक? तो वत्सराज था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन एक राष्ट्रकूट शासक था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुव, दूसरा ऑप्शन है आपका महेंद्र, तीसरा है हरेंद्र, चौथा है राज्यवर्धन। तो कौन था? तो ध्रुव था, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वत्सराज एवं ध्रुव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन गोपाल, दूसरा है अनंतपाल, तीसरा है मिहिरपाल, चौथा है धर्मपाल। तो वत्सराज एवं ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था, यानी धर्मपाल पाल शासक को पराजित किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, धर्मपाल के बाद कौन पाल शासक बना? धर्मपाल के बाद कौन पाल शासक बना? तो पहला ऑप्शन है अनंतपाल, दूसरा है मिहिरपाल, तीसरा है वत्सपाल, चौथा है देवपाल। तो पाल शासक के बाद कौन पाल शासक बना था? तो देवपाल बना था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पाल शासक के कार्यकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है गोपाल, चौथा है अनंतपाल। तो किस पाल शासक के कार्यकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो देवपाल के कार्यकाल में, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई? निम्न में से किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई? तो पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है अनंतपाल। तो किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी? तो देवपाल ने, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिहार शासक था? निम्न में से कौन प्रतिहार शासक था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का नागभट्ट द्वितीय, दूसरा है नागभट्ट, तीसरा है केशव भट्ट, चौथा है देवभट्ट। तो निम्न में से कौन प्रतिहार शासक था? तो नागभट्ट द्वितीय जो था वो प्रतिहार शासक था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कंबोज के हुनों को पराजित किया था? किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कंबोज के हुनों को पराजित किया था? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है देवपाल, दूसरा है अनंतपाल, तीसरा है मिहिरपाल, चौथा है हर्षपाल। तो किस पाल शासक ने? तो देवपाल ने प्रतिहार शासक तथा कंबोज के हुनों को पराजित किया था, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालपुत्रदेव कहाँ का शासक था? बालपुत्रदेव कहाँ का शासक था? तो पहला ऑप्शन है सिलोन, दूसरा है चीन, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है जावा। तो ये कहाँ का शासक था बालपुत्रदेव? तो ये जावा का शासक था, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए? किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है अनंतपाल। तो किस शासक ने दिए थे? तो देवपाल ने दिए थे, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रशयदाता के रूप में प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रशयदाता के रूप में प्रसिद्ध था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है देवपाल, दूसरा है धर्मपाल, तीसरा है गोपाल, चौथा है महिपाल। तो कौन प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के प्रशयदाता के रूप में? तो देवपाल ये प्रसिद्ध था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को सर्वश्रेष्ठ माना था? तो अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को श्रेष्ठ माना? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महिपाल, दूसरा है अनंतपाल, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है देवपाल। तो अरब यात्री सुलेमान जो था वो देवपाल को पाल शासक में सर्वश्रेष्ठ माना था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज एवं महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है महिपाल, चौथा है अनंतपाल। किस पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज एवं महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो देवपाल के किस पाल शासक के शासनकाल में? तो देवपाल के, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 11वीं सदी में कौन पाल शासक बना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन महेंद्रपाल, दूसरा है मृगेंद्रपाल, तीसरा है महिपाल और चौथा है मंजयपाल। तो 11वीं सदी में जो है वो पाल शासक बना महिपाल, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है महिपाल, दूसरा है देवेंद्रपाल और तीसरा है महेंद्रपाल और चौथा है अजीतपाल। तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को माना जाता है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिपाल के समय किसने बंगाल पर आक्रमण किया था? महिपाल के समय किसने बंगाल पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र चोल, दूसरा ऑप्शन है आपका राजेश चोल और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मदत्त चोल और चौथा है केशव चोल। तो महिपाल के समय बंगाल पर किसने आक्रमण किया था? तो राजेंद्र चोल ने, यानी जो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्रपाल, दूसरा है महिपाल, तीसरा है रामपाल, चौथा है गजेंद्रपाल। तो पाल वंश का अंतिम शासक जो था वो रामपाल था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामचरित्र के रचनाकार कौन थे? रामचरित्र के रचनाकार कौन थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संध्याकर नंदी, दूसरा है हरेंद्र नाथ, तीसरा है राजनाथ सेन और चौथा है गोपाल दत्त। तो रामचरित्र के रचनाकार जो थे वो संध्याकर नंदी थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरित्र किस पाल शासक से संबंधित है? रामचरित्र किस पाल शासक से संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है महिपाल, चौथा है रामपाल। तो रामचरित्र जो है वो रामपाल से संबंधित है, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र से किस कर की चर्चा मिलती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का तुरुष्क दंड, दूसरा है कुरुष्क दंड, तीसरा है कामरूप दंड और चौथा है दामरुष्क दंड। तो किस कर की चर्चा मिलती है? तो तुरुष्क दंड कर की चर्चा मिलती है, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? पाल शासक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है आपका आजीवक, तीसरा है बौद्ध, चौथा है शौ। तो पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला महाविहार स्थापित करवाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हर्यक, दूसरा है शुंग, तीसरा है पाल, चौथा है कण्व। तो किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला महाविहार स्थापित करवाया था? तो पाल वंश के, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विक्रमशिला महाविहार किसने स्थापित करवाया था? विक्रमशिला महाविहार किसने स्थापित करवाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है देवपाल, चौथा है महिपाल। तो विक्रमशिला महाविहार जो था वो धर्मपाल ने स्थापित करवाया था, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए? धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 150, तीसरा है 200, चौथा है 250, यानी 250। तो धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए थे? तो 200, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। धर्मपाल ने 200 गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वंश के शासकों ने उदंतपुर और जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे? किस वंश के शासकों ने उदंतपुर और जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है पाल, तीसरा है शुंग, चौथा है सेन। तो किस वंश के शासकों ने करवाए थे? तो पाल वंश, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल शासकों के किस देश से घनिष्ठ संबंध थे? पाल शासकों के किस देश से घनिष्ठ संबंध थे? तो पहला ऑप्शन है तिब्बत, दूसरा है सिलोन, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है मंगोलिया। तो किस देश से घनिष्ठ संबंध थे? तो तिब्बत से, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन विद्वान तिब्बत गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शांतरक्षित, दूसरा है अतीश दीपंकर और तीसरा है मृगेंद्र और चौथा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे होगा आपका ए और बी दोनों, शांतरक्षित और अतीश दीपंकर, ये दोनों विद्वान तिब्बत गए थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामी तिब्बत से बिहार आया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बलबन और चौथा है अकबर। तो किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामी तिब्बत से बिहार आया था? तो बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शैलेंद्र वंशीय शासक ने किस पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की?
शैलेंद्र वंशीय शासक ने किस पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है महिपाल, चौथा है देवपाल। तो किसने की थी? तो देवपाल ने, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। तो किस धातु के प्रतिमाओं के निर्माण में? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का पीतल, दूसरा है कांस्य, तीसरा है तांबा और चौथा है चांदी। तो कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने पाल वंश को रूहेला कहा? निम्न में से किसने पाल वंश को रूहेला कहा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुलेमान, दूसरा है नागसेन, तीसरा है अशोघोष और चौथा है अमर सिंह। तो किसने कहा है? तो सुलेमान ने कहा है रूहेला, यानी ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था उसी समय पश्चिम भारत में किस वंश का शासन था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन राष्ट्रकूट, दूसरा है गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है सोलंकी, चौथा है सातवाहन। तो किस वंश का शासन था? तो गुर्जर प्रतिहार का, पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार का शासन था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जिस समय पूर्वी भारत में वंश का शासन था उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थापित था। तो पूर्वी भारत में किस वंश का शासन? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का मौर्य, दूसरा है सेन, तीसरा है पाल, चौथा है कन्नौज। तो जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासक था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्षवर्धन के समय भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका था। तो कौन सा जगह? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है आपका कन्नौज, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है नालंदा। तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका था, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कन्नौज पर अधिकार हेतु किसके बीच संघर्ष हुआ था? कन्नौज पर अधिकार हेतु किसके बीच संघर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है राष्ट्रकूट, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो कन्नौज पर अधिकार हेतु इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ था, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों के बीच में अधिकार हेतु संघर्ष हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरण में पूरा हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो 5 चरण में, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया था? तो पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है यशपाल, तीसरा है महिपाल, चौथा है गोपाल। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने भाग लिया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मपाल का संघर्ष किस प्रतिहार शासक से हुआ था? धर्मपाल का संघर्ष किस प्रतिहार शासक से हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कर्ण, दूसरा है महेंद्र, तीसरा है देवेंद्र और चौथा है वत्सराज। तो धर्मपाल का संघर्ष जिस प्रतिहार शासक से हुआ था वो है वत्सराज, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो पहला ऑप्शन है देवपाल, दूसरा है विग्रहपाल, तीसरा है नारायणपाल, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो धर्मपाल के बाद इन तीनों पाल शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस वंश की विजय हुई? त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस वंश की विजय हुई? तो पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा है गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है सोलंकी। तो किस वंश की विजय हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वंश ने सर्वाधिक दिनों तक कनौज पर शासन किया था? किस वंश ने सर्वाधिक दिनों तक कनौज पर शासन किया था? तो पहला ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है राष्ट्रकूट, तीसरा है पाल और चौथा है सोलंकी। तो सर्वाधिक दिनों तक कनौज पर शासन पाल वंश ने किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार एवं बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? बिहार एवं बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है अनंतपाल, दूसरा है महेंद्रपाल, तीसरा है शिवेंद्रपाल, चौथा है गौतमपाल। तो बिहार एवं बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो महेंद्रपाल का, यानी जो बी ऑप्शन है हम लोगों का वो बी ऑप्शन जो है हम लोग का वो सही है। बिहार एवं बंगाल से गुर्जर प्रतिहार महेंद्रपाल शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।